हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो अगेन एक एमसीक्यू सेशन रहने वाला है। एमसीक्यू के साथ में जो टॉपिक एम्स में पूछा गया है उस एमसीक्यू में, ठीक है, तो वो टॉपिक भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। टॉपिक पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, बस जहाँ से एमसीक्यू बनते हैं उस टॉपिक में से वो वाला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे कुछ 2-3 टॉपिक आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और देखिए, बाकी आरएनसीसी का जो ऑफिशियल ऐप है, जो ये लोगो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, आरएनसीसी की ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, नोटसेट को लेके हम हमारी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहे हैं वहाँ पे अभी। तो उसके अंदर हमने क्या रखा है, एक टेस्ट मॉर्निंग में लाइव रखा है और एक टेस्ट इवनिंग में लाइव रखा है, ठीक है। इसके बाद में ये पैटर्न कब फॉलो होता है, मंडे टू फ्राइडे। इसके बाद में एवरी एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे हमने क्या रखा है, प्री नोट सेट टेस्ट। प्री नोट सेट टेस्ट हम हमारी ऐप पे रेगुलरली एवरी सैटरडे संडे हम करवा रहे हैं, ठीक है। अब इस टेस्ट के अंदर क्या रखा हमने, देखिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट और साथ में टॉपिक और इनके साथ में प्री नोट सेट, ठीक है। तो ऐसा कुछ पैटर्न हमने रखा है संडे और सैटरडे को। बाकी के लाइव टेस्ट चलेंगे अपने कब से, मॉर्निंग और इवनिंग में डेली लाइव टेस्ट। और ये लाइव टेस्ट कितने हैं, 120 लाइव टेस्ट है। 120 प्लस हमारे लाइव टेस्ट देखने को मिलेंगे एंड प्लस 30 आपको क्या प्री नोट से टेस्ट देखने को मिलेगा। तो टोटल टेस्ट कितने हो गए, 150 के अराउंड, ठीक है। 150 के अराउंड टोटल टेस्ट होते हैं, जो कि आपको एकदम अफोर्डेबल रेंज में हम वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी कंसीडर करना चाहे एक बार जरूर आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे जाके आप देख सकते हो। शुरू करते हैं आज की अपनी सेशन को। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, ए क्लाइंट हु हैज़ ब्रेस्ट कैंसर। एक पेशेंट है, उसको क्या हो गया, ब्रेस्ट कैंसर उसके डेवलप हो गया और हेड पोस्ट लंपेक्टोमी कीमोथेरेपी, ठीक है। वो क्या कर रहा है, कीमोथेरेपी उसको प्रोवाइड की जा रही है, वो भी कैसी, पोस्ट लंपेक्टोमी। पोस्ट लंपेक्टोमी का मतलब क्या हो जाता है, लंपेक्टोमी का मतलब क्या हो जाता है, ब्रेस्ट टिश्यू से आपका क्या करना, अबनॉर्मल टिश्यू रिमूव करना, मतलब रिमूव कैंसर और अबनॉर्मल टिश्यू फ्रॉम ब्रेस्ट, इसे हम क्या कहते हैं, लंपेक्टोमी। अब जब लंपेक्टोमी कर दी गई है और उसके भी क्या रनिंग कर रहे हैं, कीमोथेरेपी, एंड इज नाउ शेड्यूल्ड फॉर रेडिएशन ऑन एन आउट पेशेंट बेसिस। अब उसको क्या किया जा रहा है, रेडिएशन के लिए उसको शेड्यूल किया जा रहा है, ठीक है। वॉट इज एन इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन वेल द क्लाइंट इज रिसीविंग रेडिएशन। तो रेडिएशन के दौरान जो इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ऑप्शन हमारे पास में, असेस द रेडिएटेड साइट डेली फॉर रेडनेस और इरिटेशन। रेडनेस और इरिटेशन के लिए आपको असेस करना है। रिंस द रेडिएटेड साइट विद एन एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन आफ्टर ईच ट्रीटमेंट। आफ्टर ईच ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन से आपको उसको क्लीन करना है। या फिर इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अप्लाई लोशन ट्वाइसली डेली टू द स्किन ऑन द रेडिएटाइज एरिया। या फिर आपको उस एरिया पे आपको लोशन स्किन वो अप्लाई करना है। या फिर एनकरेज द क्लाइंट टू वियर ए स्नग फिटिंग ब्रा बिटवीन रेडिएशन ट्रीटमेंट। या फिर आपको रेडिएशन ट्रीटमेंट के बीच में आपका जो स्नगली फिट जो ब्रा रहती है वो आपको पहनना है, उसके लिए आपको एनकरेज करना है। तो अपना क्या रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर। तो देखिए, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जब कभी भी रेडिएशन होता है तो ये क्या करता है, स्किन को सेंसिटिव बना देता है, ठीक है। रेडिएशन होता है तो स्किन को क्या बना देते हैं, सेंसिटिव, ठीक है। सेंसिटिव के साथ में इरिटिंग, ठीक है, इरिटिंग भी बना देता है अपनी स्किन को। तो अब यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असेस द रेडिएटेड साइट डेली फॉर रेडनेस एंड इरिटेशन। अब जब सेंसिटिव हो जाएगी तो स्किन अपनी कैसी हो सकती है, वहाँ पे रेडनेस हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, असेस करना है रेडिएटेड साइट को
रेडनेस और इरिटेशन को, ठीक है। इससे प्रिवेंट करने के लिए हमें डेली एसेस करना है। उसके बाद में रिंस द रेडिएटेड साइड विद एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन आफ्टर ईच ट्रीटमेंट, ये अपन नहीं करते हैं। क्लीन वाटर से अपन क्या करते हैं, इसको रिंस करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू पूछा हुआ है एक बार कि आप आफ्टर द कीमोथेरेपी रेडिएशन साइट को आप कैसे क्लीन करोगे, तो क्लीन वाटर के साथ में, ठीक है। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 3, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अप्लाई लोशन। लोशन कभी भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इट में इरिटेट द स्किन, ठीक है। रेडिएशन के साथ में लोशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, स्किन के साथ में इरिटिंग कर सकते हैं, साथ साथ में रेडिएशंस को भी प्रॉपर तरीके से वो अपना इफेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, लोशंस की वजह से, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या रहता है, कॉन्ट्रा इंडिकेट, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, एनकरेज द क्लाइंट, ये भी क्या करता है, रेडिएशन ट्रीटमेंट को प्रॉब्लम बाधा पहुंचाता है उस ट्रीटमेंट के बीच में, इसलिए ड्यूरिंग द रेडिएशन ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो अपना हो गया फर्स्ट एमसीक्यू, करेक्ट आंसर इज द असेस द रेडिएटेड साइट डेली फॉर रेडनेस एंड इरिटेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एक क्लाइंट्स प्रॉब्लम विथ इनफेक्टिव कंट्रोल ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। एक क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, इन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर कोई सी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। इज आइडेंटिफाई व्हेन ए सडन डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज फॉलोड बाय रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अब वहां पे क्या आपने आइडेंटिफाई किया है कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो सडनली डिक्रीज हो रहा है, फॉलोड बाय रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया, और उसके बाद में क्या हो रहा है, उसको रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन दिस इवेंट अकर। अब ऐसा इवेंट कुछ अकर हो रहा है तो नर्स यहाँ पे क्या करेगी, ठीक है। ऑप्शंस क्या है अपने पास में, गिव द क्लाइंट्स ए ग्लास ऑफ ऑरेंज, आपको क्या करना है, क्लाइंट को ग्लास ऑफ ऑरेंज देना है, या फिर सी कैन ऑर्डर टू डिक्रीज द इंसुलिन डोज एट बेड टाइम, आपको क्या करना है, बेड टाइम डोज को इंक्रीज कर देना है, या फिर एनकरेज द क्लाइंट टू ईट स्मॉलर मोर फ्रीक्वेंट मील्स, कोलाबोरेट विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू अल्टर द इंसुलिन प्रिस्क्रिप्शन, या फिर आपका करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ में आपको बातचीत करनी है, कोलाबोरेशन करना है, और इंसुलिन की प्रिस्क्रिप्शन को थोड़ा बदलना है, ठीक है, उसमें फेर बदल करना है। कौन सा एक्शन यहाँ पे नर्स करेगी। तो देखिए, रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया होना, ठीक है। पेशेंट को क्या हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू सोमोगी इफेक्ट। अभी हम सोमोगी इफेक्ट को और डाउन फिनोमिना को समझेंगे, ठीक है। अब ये सोमोगी इफेक्ट में क्या होता है, अब क्वेश्चंस के साथ में एक ओवरव्यू देना थोड़ा आपको याद रह जाएगा इससे। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन वर्क करते हैं। अब काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन की हम बात करें तो कौन कौन होगा यहाँ पे, तो देखिए ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, एयर, इसके बाद में ग्रोथ हार्मोन। इन सब की वजह से क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग आपको हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। क्यों होता है ये, तो देखिए जब बेड टाइम पे पेशेंट ने क्या किया, इंसुलिन ले लिया, इंसुलिन लेने के बाद में जो भी डोज प्रिस्क्राइब की थी फिजिशियन ने उसने, ठीक है। अब इंसुलिन लेने के बाद में वहाँ पे क्या हो गया, मिड टाइम पे वहाँ पे इंसुलिन का टाइम कौन क्या रहता है, पीक, ठीक है। और ये बेसिकली होता कौन से इंसुलिन के साथ में है, एनपीएच, ठीक है। ये भी एमसीक्यू पूछा हुआ है। तो मिड टाइम पे इसका क्या रहता है, मिडनाइट पे क्या रहता है, इसका पीक टाइम रहता है। पीक टाइम के साथ में ये क्लाइंट का क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। अब मिड नाइट पे क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग कौन कौन से हार्मोन एक्ट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है, ग्लूकागोन एक्ट करता है, एंड एपिनेफ्रिन एक्ट करता है, और शुगर बढ़ाते हैं अपनी बॉडी की। तो अब जब ये जो हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो बॉडी के काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स ने क्या किया,
ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से अर्ली मॉर्निंग पेशेंट में क्या देखने को मिल गया? हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये कौन सा फिनोमिना होता है? दिस इज नोन एज सोमोगी फिनोमिना ड्यू टू काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। ऐसा एक फिनोमिना और होता है, उसमें डाउन फिनोमिना होता है, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो आज का अपना टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा डायबिटिक मेलिटस। तो आज का अपना हेडिंग क्या है? डायबिटिक मेलिटस। इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप 1 एंड टाइप 2। तो देखिए, डायबिटिक मेलिटस को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि इंसुलिन कहाँ से बनता है, ग्लूकागॉन कहाँ से बनता है। ठीक है, तो देखिए बनेगा कहाँ से इंसुलिन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेनक्रियाज। ठीक है, अब पेनक्रियाज का भी कौन सा पार्ट? एंडोक्राइन पार्ट। पेनक्रियाज दो तरीके से एक्शन करता है, एक्सोक्राइन भी एक्शन करता है और एंडोक्राइन भी एक्शन करता है। तो डायबिटीज किसकी वजह से होती है? पेनक्रियाज के एंडोक्राइन रिलेटेड सिस्टम से। तो देखिए एंडोक्राइन पार्ट कौन बनाता है, ये यहाँ पे एमसीक्यू बनता है। तो एंडोक्राइन पार्ट कौन बनाता है? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ होता है, किसमें होता है? तो पेनक्रियाज के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? 3 टाइप के हार्मोन्स को यहाँ पे सीक्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट हार्मोन कौन सा होता है? वो होता है ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन हार्मोन का सीक्रेशन कहाँ से होता है? तो अल्फा सेल। एमसीक्यू बना हुआ है, देखिए हर लाइन में एमसीक्यू मिलेगा, जैसे अपना पैटर्न रहता है उस प्रकार से हर लाइन में एमसीक्यू मिलेगा। तो ग्लूकागॉन का सीक्रेशन कहाँ से होता है? अल्फा सेल से। और ये क्या करता है? इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इसके बाद में सेकंड वन हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेशन होता है? तो बेटा सेल। ये क्या करता है? रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो उसको डिक्रीज करके नॉर्मल बनाने में काम करता है। तो एक दोनों एक दूसरे से विपरीत रहते हैं। ठीक है, जब ग्लूकागॉन का एक्शन बढ़ जाएगा तो इंसुलिन का डिक्रीज हो जाएगा, इंसुलिन का बढ़ेगा तो फिर ग्लूकागॉन के एक्शन को सप्रेस करेगा ये। ठीक है, एक दूसरे के काउंटर रेगुलेटरी होते हैं ये दोनों भी। नेक्स्ट, थर्ड वन, सोमेटोस्टेटिन। अब सोमेटोस्टेटिन कहाँ से सिक्रेशन होता है? तो ये होता है डेल्टा सेल। तो देखिए सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या काम करता है? तो ये सबसे पहले क्या करेगा? इनहिबिट करता है इंसुलिन के सिक्रेशन को। देखिए स्टेटिन का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना। आप समझ सकते हो, समझने के लिए बता रहा हूँ। स्टेटिन का मतलब स्टॉप करना। तो ये क्या करता है? स्टॉप करता है अपने बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं ना उनको। ठीक है, अब उनमें कौन कौन से फंक्शन? एक तो इंसुलिन सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, इसके साथ में पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस उनको भी क्या करता है? इनहिबिट करता है। इसके साथ में जीआई मोटिलिटी को वो भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो इस प्रकार के एक्शन कौन करेगा? सोमेटोस्टेटिन, जो कहाँ से बनता है? डेल्टा सेल से। तो ये तो बात हो गई, ओवरव्यू हो गया, फिजियोलॉजी हो गई अपनी किसकी? इन हार्मोन्स की। ये हार्मोन्स करते क्या है? अब इन हार्मोन्स में जो इम्बेलेंस होगा तो क्या कंडीशन अराइज होती है? इन कंडीशंस को अपन क्या कहते हैं? डायबिटिक मेलिटस। तो क्या डेफिनेशन होगी डीएम की? मतलब क्रोनिक क्रोनिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म resulting in elevated ब्लड ग्लूकोज लेवल। या फिर आप समझ सकते हो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाना।
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा तो क्या होगा, सीएचओ का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। सीएचओ से क्या बनाता है अपने को, ग्लूकोज मिलती है सीएचओ से, तो ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आप समझने के लिए बोल सकते हो इंसुलिन इम्पेयरमेंट। इंसुलिन डज नॉट वर्क प्रॉपर। अब इंसुलिन प्रॉपर तरीके से बॉडी पे वर्क वर्क नहीं करेगा, तो इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, दो तरीके से अपन डीएम कंसिडर करते हैं। इंसुलिन अगर सही तरीके से काम नहीं करे, एक में तो क्या होता है इंसुलिन बनता ही नहीं है, और दूसरे में बनता तो है मगर अपनी जो सेल्स है उसका यूटिलाइज नहीं कर पाती है। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, डायबिटिक मेलिटस फर्स्ट, दूसरा डायबिटिक मेलिटस सेकेंड। तो देखिए डायबिटिक मेलिटस फर्स्ट में क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, देखिए अब आपके एमसीक्यू बनने शुरू होंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, बीटा सेल्स का यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। अब अगर बीटा सेल डिस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे बॉडी में क्या हो रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, नो इंसुलिन प्रोड्यूस। अब जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल जो है वो कैसा रहेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इस प्रकार की डायबिटीज को हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटिक मेलिटस। डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है कि जुवेनाइल डायबिटिक मेलिटस किसको कहते हैं, तो टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस को। और टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस को ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है बीटा सेल से, ड्यू टू बीटा सेल्स का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज। अब देखिए जुवेनाइल डायबिटीज है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जुवेनाइल, जुवेनाइल का क्या मतलब हो गया, चिल्ड्रंस की एज में। अब ये एमसीक्यू बनता है कि बच्चों में कौन किस प्रकार की डायबिटीज देखने को मिलती है, तो जुवेनाइल डायबिटीज या फिर टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस। अब इसके अंदर क्या करना पड़ता है, एक्सोजीनस इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बाहर से अपन जब इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, इसको इस एक्सोजीनस इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। यहाँ से भी एमसीक्यू बनेगा, ये भी अपन अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक तो देखो बच्चों में हो रही है तो हो सकता है इसका रिस्क फैक्टर में आपको क्या देखने को मिले, जेनेटिक फैक्टर देखने को मिले, ठीक है। टॉक्सिन्स देखने को मिले जिससे कि क्या हो गया, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो गया। तो इस प्रकार से एक्सेट्रा बहुत प्रकार के रिस्क फैक्टर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कोई बॉडी वायरल डिजीज वगैरह से इससे भी ये जो बीटा सेल है ये खराब हो सकती है। पेंक्रियाटिक कैंसर उसके अंदर भी बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कौन सी बात, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस या फिर टाइप फर्स्ट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, टाइप 2 को। तो टाइप 2 के अंदर क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस। इसे हम इंसुलिन पे डिपेंड रहने वाली डायबिटिक मेलिटस नहीं करते हैं। अब ये होता कैसे है, अब जब इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है तो ये फिर पेशेंट को डायबिटीज कैसे होगा, ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन और रेसिस्टेंस ऑफ सेल्स। अपनी बॉडी की सेल्स है, या तो उनसे इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो जाए या फिर इंसुलिन बन ही कम रहा है अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है और क्या कंडीशन अराइज हो रही है, डीएम टाइप 2। टाइप 2 समझ गए आप, जिसके अंदर इंसुलिन तो बनता है बट बॉडी की सेल्स क्या करती है, उसके खिलाफ रेसिस्टेंस पैदा कर देती है, जिसके अंदर सेल में इंसुलिन जाएगा नहीं। अब जब सेल में इंसुलिन जाएगा नहीं तो सेल का ग्लूकोज का लेवल कम कैसे होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, और मोस्ट कॉमन कब देखने को मिलता है, ओबेसिटी से, ठीक है। जो पर्सन ओबेस होते हैं उनमें डायबिटीज टाइप 2 यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो,
ठीक है, एकमात्र मॉडिफाइबल फैक्टर कौन सा है? ओबेसिटी। इसको आप मॉडिफाई करके आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। मॉडिफाई किससे कर सकते हो? वेट कंट्रोल करके। दूसरा आप किस प्रकार कर सकते हो? डाइटरी मॉडिफिकेशन। ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, OHA, ये अभी अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इनका जो मेडिसिन है। ठीक है, तो देखिए ये होता है अपना कौन सा? डायबिटिक मेलिटस टाइप 2, या फिर हिस्ट्री किसको रह चुकी है? गेस्टेशनल डीएम की। जिन फीमेल्स को गेस्टेशनल डीएम रहता है, हो सकता है उनको आगे जाके डायबिटिक मेलिटस हो जाए। तो ये अपन ने बात कर ली टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस की। अब हम डिस्कस करते हैं गेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस। यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है। तो गेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस भी आपने सुना होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कंटिन्यू। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? डायबिटिक कंडीशन इन वुमेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटिक की कंडीशन वुमेन्स में आए तो उसे हम क्या कहते हैं? गेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस। इसके अंदर ये कब देखने को मिलती है? इट यूजुअली अकर एट 24 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एमसीक्यू है ये, ध्यान में रखिएगा। प्रेगनेंसी में अगर आपको गेस्टेशनल डीएम का पता लगाना है तो आप कब टेस्ट करोगे? तो यहाँ पे कब करना होता है? 24 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे एम्स में पूछा गया एमसीक्यू है। ठीक है, बाकी सारे एमसीक्यू मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, और ऑल्सो रिजोल्व, और वो अपने आप ही रिजोल्व हो जाएगी आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ड्यू टू हार्मोनल इम्बेलेंस होता है प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? 24 to 28 वीक पे आप डिटेक्ट कर पाओगे गेस्टेशनल डीएम को, और ये अपने आप ही रिजोल्व हो जाती है कब? 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। अब देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि अब जब गेस्टेशनल मदर नियोनेट को बर्थ करती है तो नियोनेट में साइन कैसा रहेगा? नियोनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूनेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे गेस्टेशनल डीएम वाली न्यूनेट? यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? मैक्रोसोमिया, मतलब क्या हो गया? हेड एंड लार्ज, या फिर हेड एंड लार्ज नहीं, लार्ज बेबी। लार्ज बेबी का मतलब क्या हो गया? मोर देन 4000 ग्राम उसका क्या रहेगा? बॉडी वेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोसोमिया। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा बच्चे में? हाइपो ग्लाइसीमिया। अब देखो यहाँ से एमसीक्यू बनता है और ये टॉपिक से एमसीक्यू बनता ही है, न्यूनेटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेस्टेशनल डायबिटिक फीमेल मदर। ठीक है, अब देखो हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा? तो जब बेबी मदर के यूट्रस में था, तो देखो मदर के बेबी क्या था? यूट्रस में था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? प्लेसेंटा कनेक्ट करती है, आप सभी को पता है। प्लेसेंटा से क्या मिल रहा था? जब अगर मदर कैसी होनी चाहिए? गेस्टेशनल डीएम, तभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होगा हाइपोग्लाइसीमिया वाला। ठीक है, अब प्लेसेंटा से उसके पास में, बेबी के पास में क्या आता रहा कंटिन्यू? हाई अमाउंट में क्या आता रहा बेबी के पास में? ग्लूकोज, क्योंकि मदर को क्या है? गेस्टेशनल डीएम है। अब जब हाई अमाउंट के पास में मदर के बेबी के पास में ग्लूकोज आएगा तो बेबी भी क्या रिलीज करेगा? बेबी रिलीज हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन, उसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए। हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन का मतलब क्या है? कि जितना ग्लूकोज आ रहा है उसके इक्वल बनाने के लिए वो क्या कर रहा है? उतना ही वहां पे इंसुलिन का सिक्रेशन कर रहा है ताकि वो ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है? हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन है। अब जब हो गया आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी क्या हो गया? प्लेसेंटा कट। अब इसकी वजह से क्या देखने को मिला बेबी में? हाइपोग्लाइसेमिया, ड्यू टू ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंसुलिन। ठीक है, बेबी के अंदर तो बेबी तो प्रोड्यूस कर रहा है कंटिन्यू एक्सेसिव अमाउंट में इंसुलिन, क्योंकि बेबी को तो कंटिन्यू मिल रहा था। बट आफ्टर डिलीवरी जब प्लेसेंटा हम कट कर देते हैं, बेबी को सेपरेट करते हैं मदर टू फीटस, मदर टू, तो वो वहां पे क्या देखने को मिलेगा? उनके दोनों के बीच का लिंक टूट गया है। अब लिंक टूट गया तो मतलब ग्लूकोज तो अब बेबी खुद बना रहा है। ठीक है, अब वो इतनी नहीं बना पा रहा है जो इंसुलिन को कवर अप कर दे, इंसुलिन के हाई डोज को कवर कर दे। तो इसकी वजह से आफ्टर द डिलीवरी क्या देखने को मिलेगा? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि ये क्यों होता है और ये क्या हो किसके अंदर देखने को मिलता है। अब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, बच्चे के अंदर हाइपोकैल्सीमिया। अब हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है, ड्यू टू इमेच्योर पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, और इसके साथ में क्या देखने को मिलेगा, हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ड्यू टू इमेच्योर लीवर। तो ये कुछ 4 प्रकार के न्यूरोनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं ड्यू टू एक्सेसिव ग्लूकोज लेवल इन गेस्टेशनल पीरियड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, गेस्टेशनल डीएम। तो हमने 3 तरह के टाइप डिस्कस कर लिए। एक होता है टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस, एक होता है टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस, एक होता है गेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस। और इन सब से जो क्वेश्चन आते हैं इनके डिस्क्रिप्शन से, वो एमसीक्यू हमने सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट, अभी हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलिटस। अब डायबिटिक मेलिटस से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, तो सबसे पहली मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या क्या आता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज आती है, कार्डियोमायोपैथी आएगा, हाइपरटेंशन, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। ये सब किसमें देखने को मिलता है, मैक्रोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स में। अब इसी के जैसी कौन सी प्रॉब्लम होती है, माइक्रोवेस्कुलर। अब माइक्रोवेस्कुलर प्रॉब्लम में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। तो क्या देखने को मिलता है, रेटिनोपैथी। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, न्यूरो नेफ्रोपैथी। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, न्यूरोपैथी। ठीक है, अब इसके साथ में कुछ और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर आप क्या पढ़ सकते हो, इन्फेक्शन। अब देखो इन्फेक्शन क्यों होता है, डायबिटिक फीमेल्स को क्या होता है, डायबिटिक पर्सन्स को क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीज हीलिंग प्रोसेस। अब हीलिंग प्रोसेस डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि देखो आपको पता होगा बैक्टीरिया कहाँ पे डेवलप होते हैं। एक तो जो जगह कंटामिनेट रहती है, दूसरा अगर उनको खाने के लिए भरपूर आपको अमाउंट में आपके ग्लूकोज मिलेगा, बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो अगर यहाँ पे डायबिटिक वाले पेशेंट के अंदर तो ऑलरेडी क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, और अगर वहाँ पे कोई चोट लगी या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ, तो वहाँ पे ग्लूकोज की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से आपको ध्यान में रखना है, डायबिटिक वाले पेशेंट का आपको इन्फेक्शन से बचाव आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर घर में भी किसी को डायबिटीज़ है तो आप उसको एक्स्ट्रा केयर कीजिए। ठीक है, उसको जो इन्फेक्शन से दूर रखिए, क्योंकि बॉडी हील नहीं कर पाती है। अगर आपने देखा होगा उनको कभी चोट भी लग जाती है तो प्रॉपर तरीके से वो हीलिंग में टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए इसके बाद में और क्या देखने को मिल सकता है, अगर मेल में डायबिटिक होता है तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई अपनी किसकी, डायबिटीज को लेके। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटिक मेलिटस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इसके अंदर देखो, अगर आपसे एमसीक्यू पूछे कि रिस्क फैक्टर क्या है, तो रिस्क फैक्टर कौन सा है, ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी इज द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटिक मेलिटस। अब देखिए बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, मोस्ट कॉमन, अगर कोई पर्सन को डायबिटीज होगी तो ये साइन तो उसमें होंगे होंगे 100%। पोलीयूरिया, इसके बाद में पॉलीडिप्सिया, इसके बाद में पॉलीफेजिया। तो देखिए पॉलीयूरिया एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन आउटपुट करेगा, पॉलीडिप्सिया उसको एक्सेसिव थ्रस्ट लगेगी, और पॉलीफेजिया उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ खाने का उसका मन रहेगा। इसके साथ में और क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा।
ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। दूसरा और क्या देखने को मिलेगा, वेट लॉस। देखो इसको मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है क्योंकि ये हर प्रकार के डायबिटिक में नहीं देखने को मिलेगा। वेट लॉस कॉमन किसमें होता है, डायबिटिक मेलिटस टाइप फर्स्ट में। ये आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। और क्या देखने को मिलेगा, स्लो वुंड हीलिंग। अगर वहाँ पे चोट लग गई पेशेंट को, डायबिटिक वाले को, तो वहाँ पे क्या होगा, वुंड हीलिंग स्लो होगी, अल्सर होंगे, इन्फेक्शन होगा, गैंग्रीन हो सकती है। रेटाइनोपैथी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा पेशेंट में। ठीक है, वेजाइनल इन्फेक्शन। वेजाइनल इन्फेक्शन होने का क्यों होता रहता है फीमेल में, क्योंकि वो मॉइस्ट जगह रहती है, इसलिए मॉइस्ट जगह आपको थोड़ा ड्राई आपको एनवायरनमेंट रखना होता है बॉडी का, तो इसलिए वेजाइनल इन्फेक्शन देखने को मिलता है फीमेल्स में। ठीक है, इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, फीट के अंदर, पैरों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सर्कुलेशन डिस्टर्ब। इसलिए आपको क्या करना है, पैरों के हमेशा आपको टोएनेल्स कट करके रखने हैं। ठीक है, और हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सर्कुलेशन जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो साथ साथ में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पैरास्थेसिस। ठीक है, इसकी वजह से आपको जो है अगर वो फिर हमें चोट लग जाएगी तो सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, पार्ट कैसा हो जाएगा, एम्पुटेटेड, एम्पुटेशन करना पड़ जाएगा वो उस जगह का। तो आपको क्या करना है, सर्कुलेशन डिस्टर्ब है तो आपको उसकी तरीके से नर्सिंग केयर वहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। और यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, मोस्ट कॉमन एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है डायबिटीज से। अब देखिए यहाँ पे अपन अब डिस्कस करने वाले हैं डाइट थेरेपी। साइन एंड सिम्टम की बात होगी, अब अपन देखेंगे डाइट क्या प्रोवाइड करवानी है डायबिटीज वाले पेशेंट को। तो देखिए, सबसे पहले एक डाइट चार्ट फॉलो होना चाहिए ऐसे पेशेंट का जिनको क्या है, डायबिटीज है। तो डाइट कैसी देनी है, हाई फाइबर एंड स्मॉल डाइट। ठीक है, और वो भी फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट इसलिए क्योंकि अपन जब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या फिर अपन इंसुलिन देते हैं तो उसके अंदर हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, इसलिए उसको डाइट स्मॉल देनी है, फ्रीक्वेंट देनी है, लाइक थोड़े थोड़े टाइम बाद में, एक साथ भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए डायबिटिक वाले पेशेंट को। तो देखिए, अब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को हमें कितना देना है, 50% तक हमें क्या रखना है, कार्बोहाइड्रेट रखना होता है। इसके बाद में आपको जो है प्रोटीन कितना रखना होता है, 12 to 20%, और आपको फैट कितना रखना होता है, लेस देन 30%। तो ये अपना रहता है डाइट क्राइटेरिया। इन सब के अकॉर्डिंग आपको क्या करना, फूड का आपको इंजेक्शन करना है। तो देखिए, इसके लिए ये इस डाइट, इसको किसने फॉलो किया, ये डाइट किसने बनाई, तो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। इन्होंने इस डाइट का एक रेशियो बनाया। तो ये रेशियो एक बार पूछा गया था एम्स में, रेशियो क्या होता है, तो रेशियो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सीएचओ रेशियो, प्रोटीन रेशियो, फैट। इसका रेशियो कितना होना चाहिए, 5:1:2। ठीक है, इस रेशियो में आपको क्या करना है, डाइट आपको मॉड्यूल बना के देना है पेशेंट को, और डे टू डे कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको और प्रॉपर तरीके से आपका जो ग्लूकोज की चार्टिंग वगैरह आपको करनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायबिटीज पे कंट्रोल पा सकते हो। ये कौन सी बात कर रहा हूँ, टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर आप क्या करते हो, बाहर से आप क्या लेते हो, सॉरी टाइप 1 की बात करो, बाहर से आप इंसुलिन वगैरह लेते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको डे टू डे चार्टिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, डायग्नोसिस करना है कि किस प्रकार से कितना जो डायबिटीज का लेवल है वो आपको पता लगाना है। इसके लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, नॉन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को आप लेवल को देख सकते हो। जिन पेशेंट को डायबिटीज हो चुकी है उनकी बात कर रहा हूँ। तो नॉन फास्टिंग, अगर उसने फास्टिंग नहीं किया तो यहाँ पे डायबिटीज, यहाँ पे अगर ये लेवल आपको देखने को मिलेगा तो पेशेंट को क्या है, डायबिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट। ठीक है, कुछ भी पेशेंट ने खाया नहीं है, अगर अपन वहां उसको ग्लूकोज टेस्ट करवा रहे हैं तो उसको प्री, देखो दो कंडीशन आएगी, एक तो आएगी प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक हम किसको बोलेंगे, 110 to 125 mg/dl। ठीक है, ये अगर आपको लेवल देखने को मिलेगा ग्लूकोज का तो उसको क्या है, प्री डायबिटिक है। और उसको हम डायबिटिक कब कहेंगे, डायबिटिक हम कह देंगे मोर देन या फिर
126 mg/dl को। अगर फास्टिंग लेवल के अंदर ये आ रहा है तो ये लेवल ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू इनसे भी बन सकते हैं। और देखिए एक और टेस्ट अपन करते हैं HbA1c, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है। HbA1c टेस्ट में क्या करते हैं, ये टेस्ट क्या करता है, इंडिकेट प्रोलॉन्ग कंट्रोल ऑन ग्लूकोज। ठीक है, पुराना कंट्रोल या फिर लंबा कंट्रोल के बारे में बता रहा है, ग्लूकोज पे आपका कंट्रोल कैसा है। अभी कितने टाइम तक बताता है, तो 3 मंथ्स। ये एमसीक्यू पूछा गया है कि HbA1c जो टेस्ट है वो कितने टाइम पीरियड के लिए कर सकते हो, 3 मंथ्स या फिर 90 डेज तक ये वैलिड रहता है। ठीक है, अब ये इतना ही क्यों रहा, इसको भाई 4 महीने 5 महीने क्यों नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि ये किस पे डिपेंड होता है, आरबीसी पे। ठीक है, HbA1c मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में जो ग्लूकोज का अमाउंट रहता है वो अपने को देखना है। अब आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 90 to 120 डेज। ठीक है, 90 to 120 डेज अपन मानते हैं। ठीक है, 120 डेज एडल्ट के अंदर अपन ऑथेंटिक मानते हैं। ठीक है, अब इतना आरबीसी के ऊपर ही क्या रहता है, ग्लूकोज वगैरह सब ट्रेवल होता रहता है, तो इसीलिए हम आरबीसी की लाइफ स्पैन के साथ में, जब जितनी आरबीसी ब्लड के अंदर यहाँ पे रहेगी उतने टाइम तक वो क्या करेगी, ग्लूकोज के बारे में बताएगी भाई किस प्रकार वो कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो इसलिए 3 मंथ का टाइम पीरियड जो है वो अपन यहाँ इस टेस्ट से अपन पता लगा सकते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या रहता है, देखिए नॉर्मल कब कब मानेंगे, जब ये डिक्रीज रहेगा किससे, 5.7% से आएगा नीचे, तो आप क्या मानोगे इसको, नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद में प्री डायबिटिक एमसीक्यू बनता है भाई इनसे। ठीक है, प्री डायबिटिक आप किसको बोलोगे, 5.7 से 6.4% का आपको प्री डायबिटिक बोल दोगे, और डायबिटिक किसको कहोगे आप, मोर देन 6.5। ठीक है, मोर देन 6.5 अगर आ रहा है तो वो पेशेंट कैसा है, HbA1c से आपने टेस्ट किया, मोर देन 6.5% वहाँ पे आपको रेंज मिली है, तो वो क्या है, डायबिटिक पेशेंट है। नेक्स्ट आप क्या करवा सकते हो, OGTT, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे कि कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ डायबिटीज कौन सा है, तो वो कौन सा है, OGTT। मतलब क्या हो गया इसका, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्वेश्चन क्या आएगा इससे, एक तो इसके नाम से एमसीक्यू आ सकता है, दूसरा ये एमसीक्यू आएगा, मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डीएम। ठीक है, डायबिटिक मेलिटस के लिए मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट रहता है। तो देखिए ये टेस्ट करते कैसे हैं, ये भी इससे भी एमसीक्यू बनता है। तो आपको क्या करना है, जब आपको आपको 5 ऑफ डेट, किसी भी मंथ की 5 तारीख, 5 डेट है, ठीक है, 5 तारीख है, तो उससे आपको क्या करना है, 3 to 4 डेज बिफोर। ठीक है, 3 to 4 डेज बिफोर आपको क्या करना है, हाई CHO डाइट उसको प्रोवाइड करवाना शुरू कर देना है। ठीक है, कितनी डाइट, एटलीस्ट 500 ग्राम ए डे। ठीक है, इतनी डाइट आपको देनी है। लाइक 5 तारीख को टेस्ट करना, तो आपको 2 और 3 तारीख को आपको क्या करना है, उसको 150 ग्राम पर डे आपको क्या करना है, उसको डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट उसको प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, अब जब है ये डाइट प्रोवाइड करवाने के बाद में अवॉइड करना है आपको किसको, कॉफ़ी को, स्मोकिंग को एंड एल्कोहल को, फॉर 36 आवर बिफोर द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के 36 घंटे पहले आपको क्या करना है, इन सबको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, अब टेस्ट वाला दिन है, मतलब 5 तारीख, 5th ऑफ डेट को पर्सन अपने पास में आएगा, और अपन पर्सन को कहेंगे कीप द क्लाइंट ऑन फास्टिंग। अब हम पेशेंट को कहेंगे कि भी आपको फास्टिंग पीरियड फॉलो करना है, कितने टाइम तक, 10 to 12 आवर्स तक। क्या करना है, उसको कुछ भी नहीं खाना। ठीक है, बिफोर द टेस्ट। अब आपको क्या करना है, सैंपल लेना है, और साथ में क्या करना है, एक्सरसाइज भी अवॉइड करनी है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सैंपल लेना है। सैंपल लेने के बाद में आपको क्या करना है, आफ्टर
75 ग्राम शुगर और ग्लूकोज गिवन टू क्लाइंट। अब इस क्लाइंट का आपने सैंपल ले लिया, ठीक है। अब सैंपल लेने के बाद में क्लाइंट को 75 ग्राम शुगर उसको प्रोवाइड करवानी है। तो ये एमसीक्यू बना हुआ है कि कितनी शुगर देते हो, तो 75 ग्राम अपन शुगर देते हैं, वो भी कैसे, ओरली, लाइक शुगर जूस पिला दिया उसको, या फिर जो भी है उसके अंदर आपको ऐड करके आपने शुगर उसको प्रोवाइड करा दी है। अब उसके बाद में अगेन सैंपल टेकन आफ्टर 2 आवर्स। अब आफ्टर 2 आवर्स के बाद में आपको वापस से सैंपल लेना है। तो ये क्या आपके पास में रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा देखिए। अगर नॉर्मल हम कब बोलेंगे, जब इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बीजीएल, ठीक है, कोई इसे टाइम नहीं होती है, मैं ही बना रहा हूँ, ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना हो उसका 140 mg/dl से क्या हो, नीचे हो, तो ये कैसी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक आप कब बोलोगे इस टेस्ट को करवाने से, जब उसका लेवल 140 टू 200 mg/dl तक रहे, तो वो क्या है, प्री डायबिटिक। और कन्फर्म डायबिटिक, कन्फर्म आप कब कर दोगे, अगर उसका लेवल मोर देन 200 mg/dl आया है, तो वो क्या है, कंफर्म है। इसलिए इस टेस्ट को हमने क्या कहा, मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डायबिटिक मेलिटस। ये तो हम किस में करते हैं, अगर कोई नॉर्मल पर्सन आए अपने पास में, उसके अंदर हमें ओजीटीटी करना है, तो आपको इस प्रकार करोगे। अब अगर आपके पास में कोई पर्सन आ जाए, वो कौन सा, गेस्टेशनल डायबिटिक मदर वाला, तो वहां पे आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटिक मदर वाला पेशेंट आए, वहां पे आप क्या करना है, 75 की जगह आपको क्या करना है, 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम आपको शुगर प्रोवाइड करनी है। जिस जहाँ पे अपन 75 करवाते हैं नॉर्मल पर्सन को, वहाँ पे आपको 50 ग्राम आपको शुगर प्रोवाइड करवानी होती है, और फिर बाद में आपको टेस्ट करने होते हैं, ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स। बाकी का पूरा अपना पैटर्न सेम रहता है। तो ये कुछ हो गए अपने कौन से, डायग्नोस्टिक टेस्ट। बाकी आप सभी को पता है, ग्लूकोमीटर से आपको पता लगाना है ग्लूकोज के लेवल को, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से एमसीक्यू हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब देखिए ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के अंदर आप क्या करोगे, अगर डायबिटिक मेलिटस फर्स्ट वाला पेशेंट है, फर्स्ट में क्या बताया मैंने आपको, इंसुलिन नहीं बन रहा उसके, तो यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड करोगे उसको, इंसुलिन, ठीक है, टाइप फर्स्ट वाले को। एंड डीएम टाइप 2 है, वहाँ पे आप क्या करोगे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे उसका मैनेजमेंट। तो देखिए इंसुलिन क्या वर्क करेगा, इंसुलिन वर्क करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, कहाँ से, लीवर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये क्या क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज कर देगा और किसका लेवल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल, जिनके मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, ग्लूकोज, दोनों के, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ट्राइग्लिसराइड दोनों के मेटाबॉलिज्म से अपन क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, एनर्जी अपन बना सकते हैं। अब देखिए इंसुलिन का टाइप, ज़्यादा ब्रॉड नहीं समझाऊंगा मैं इंसुलिन को, ठीक है, इंसुलिन की फिर कभी मैं क्लास लूंगा, क्योंकि इंसुलिन खुद एक 10-15 मिनट का टॉपिक है, ऑलरेडी 40+ मिनट्स हो चुके हैं। तो अभी डायबिटीज पूरा नहीं हुआ, अभी आपको अपन को कॉम्प्लिकेशन पढ़ना है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड हाइपरोस्मोलर वाली कंडीशन। अब देखिए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कितने टाइम तक काम करता है, 4 to 8 आवर्स ऑफ एक्शन। इसके बाद में इंटरमीडिएट वाला कब तक करता है, 18 to 20 आवर्स। एंड लॉन्ग एक्टिंग कितना काम करता है, मोर देन 24 आवर्स। अब एमसीक्यू आता है इंसुलिन स्टोरेशन से, इंसुलिन को आपको कहाँ स्टोर करके रखना है, तो +2 से +8 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या करना है, इंसुलिन को स्टोर करके रखना है, ठीक है। अब देखिए एनपीएच इंसुलिन होता है, वो कैसा होता है, क्लाउडी कलर का होता है, और यही क्या होता है, इंटरमीडिएट इंसुलिन। और एक और होता है रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन कैसा होता है, क्लियर होता है। तो ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई इंसुलिन से रिलेटेड। अब देखिए इसका रूट क्या रहता है इंसुलिन का, सबक्यूटेनियसली अपन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए आईवी इंसुलिन अपन कौन कौन सा दे सकते हैं,
तो देखिए आईवी के अंदर हम बात करें तो शॉर्ट एक्टिंग, आईवी से हम बात करते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन से होते हैं? गैल। अब गैल के अंदर क्या आएगा? ग्लूसिन, एस्पार्ट एंड लिस्प्रो। इसके साथ में रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन कौन सा होता है? शॉर्ट एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को अपन क्या दे सकते हैं? आईवी भी दे सकते हैं। बाकी के इंसुलिन कैसे देंगे? सबक्यूटेनियसली। ओके। अब देखिए मैं मेनली अपन अभी इंसुलिन के टाइप नहीं बताऊंगा, इंसुलिन से क्या एमसीक्यू बनेंगे वो देखते हैं। अब रूट क्या रहता है इंसुलिन का? सबक्यूटेनियस। अब सबक्यूटेनियस रूट की भी क्या रहती है? कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन रहेगी देखिए? लिपो एट्रोपी, ठीक है। सबक्यूटेनियस फैट यहाँ पे जो है वो लॉस होगी, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट ड्यू टू इंसुलिन। नेक्स्ट, अब जब सबक्यूटेनियस इंसुलिन से अपना लॉस हो रहा है सबक्यूटेनियस फैट, तो इसको प्रिवेंट कैसे करोगे? इंसुलिन तो लगाना पड़ेगा, तो प्रिवेंट कैसे करोगे? ह्यूमन इंसुलिन से, ठीक है। दो टाइप के इंसुलिन अपन ले सकते हैं, एनिमल इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। ऐसा कुछ होता है पेशेंट में तो आप क्या लोगे? ह्यूमन इंसुलिन से उसको क्या कर सकते हो? प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में क्या है? लिपो हाइपरट्रोफी, ठीक है। सबक्यूटेनियस फैट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी? जरा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइब्रस फैटी टिश्यू यहाँ पे क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू सेम साइड इंसुलिन। अगर आप रोजाना एक ही जगह पे इंसुलिन दोगे तो पेशेंट में क्या होगा? लिपो हाइपरट्रोफी, मतलब फाइब्रस फैटी टिश्यू वहां पे डेवलप हो जाएगा उसी एक जगह पे। अगर आप एक जगह पे रिपीट करोगे, अवॉइड करने के लिए क्या करोगे? साइट को आपको क्या करना है? चेंज करते रहना है, ठीक है। इंसुलिन को हमेशा आप न्यू साइट पे लगाना शुरू कर दो ताकि ये वाली कंडीशन जो हील हो जाए। इसके बाद में और क्या देखने को मिल सकता है आपको? इंसुलिन रेसिस्टेंस। अब ये किस प्रकार होता है? फर्स्ट, लैक ऑफ टिश्यू सेंसिटिविटी। अब टिश्यू ने अपना सेंसिटिविटी खत्म कर दिया इंसुलिन को लेके, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से। सेकंड, एंटीबॉडी फ्रॉम अगेंस्ट इंसुलिन, ठीक है। तो ये क्या कर देगी? इंसुलिन के साथ में एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी और उसको जो है वो काम नहीं करने देगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इंसुलिन का रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और ये क्या लीड कर सकता है? हाइपर ग्लाइसेमिया वापस, ठीक है। इंसुलिन की कॉम्प्लिकेशंस पढ़ रहे हैं अपन। तीन कॉम्प्लिकेशंस हमने पढ़ ली है। अब कौन सी आती है? फोर्थ वन, जहां से एमसीक्यू बनता है। तो देखिए पहली कौन सी होती है? डाउन फिनोमिना। दोनों को मैं साइड बाय साइड डिस्कस करूंगा। सेकेंड वन कौन सी होती है? सोमोजी फिनोमिना। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। ये किसकी कॉम्प्लिकेशन में पढ़ते हैं अपन? इंसुलिन की प्रॉब्लम है, ठीक है। डायबिटिक की प्रॉब्लम नहीं है ये, इट इज द इंसुलिन प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों ही कौन सी किस प्रकार की प्रॉब्लम है? इंसुलिन की। तो ध्यान में रखिएगा, डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इंसुलिन की प्रॉब्लम है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं? डाउन फिनोमिना की। तो देखिए इन दोनों में जो है वो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहला एमसीक्यू आपको ध्यान में रखना है कि अर्ली मॉर्निंग क्या देखने को मिला? हाइपर ग्लाइसीमिया। अर्ली मॉर्निंग क्या होता है? हाइपर ग्लाइसीमिया होता है। कौन से टाइम पे? 4 to 8 AM। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर ग्लाइसीमिया, या फिर इसे हम बोल सकते हैं प्री ब्रेकफास्ट टाइम। ये क्यों होता है? ड्यू टू रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बस। डाउन फिनोमेना में क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजन की वजह से क्या देखने को मिलेगा? अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया। अब ग्रोथ हार्मोन क्या एक्सिलरेट करता है? एक्सिलरेट
मतलब बढ़ा देता है किसका? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को। इसकी वजह से क्या होगा? एक्सेसिव शुगर इन मॉर्निंग। अब इसका क्या करना है, अपने को प्रिवेंशन करना है इस कॉम्प्लिकेशन का। ठीक है, सिंपल से है, बट आप तो कॉम्प्लिकेशन क्या किताब पढ़ते हो तो आप उसमें क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेट चीजें दी हुई रहती है, तो आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, बट है चीज सिंपल। अपन क्या करेंगे, सिंपलीफाई में समझेंगे। अपने को क्या करना है, एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है अपने को, जितना अपने एग्जाम में आता है उतना अपन समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? प्रिवेंशन कैसे करेंगे, एक तो आप क्या कर दो, एडमिनिस्टर लेट इंसुलिन। ठीक है, आप जब बेड टाइम इंसुलिन लेते हो तो उसको तो क्या करो, आप थोड़ा लेट नाइट पे लो। दूसरा, अगर आपको 8 बजे इंसुलिन लेना है तो उसकी डोज को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, डाउन फिनोमिना से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन कौन सा, सोमोजी फिनोमिना। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ पे क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया, जो अपना एमसीक्यू था। अब जब रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्शन कौन करेंगे, काउंटर रेगुलेटरी हॉर्मोन्स। एक्शन किसने किया, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स ने। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए, जब इन्होंने इंसुलिन लिया, इंसुलिन लेते टाइम तो उसका नॉर्मल ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल था, तो उसने क्या किया, इंसुलिन को सप्रेस कर दिया। बट पीक टाइम आएगा जब इंसुलिन का, तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया के बाद में कौन एक्ट करेगा, अपना काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। ये कौन कौन से हार्मोन होते हैं, अभी मैंने आपको बताए थे, तो एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकाकॉन। ये दोनों क्या करते हैं, ग्लूकोज को लेवल को बढ़ाते हैं। तो आपको क्या देखने को मिल गया, अर्ली मॉर्निंग, वापस आपको क्या देखने को मिला, हाइपर ग्लाइसेमिया। तो देखिए, इन दोनों में से आपको एक चीज कॉमन देखने को मिली होगी, दोनों में क्या देखने को मिलता है, अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसेमिया, अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसेमिया, बट दोनों के होने के रीजंस कुछ अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको कैसे प्रिवेंट करोगे, तो यहाँ पे कैसे प्रिवेंट करोगे इनको, डिक्रीज इवनिंग या फिर बेड टाइम की इंसुलिन डोज को कम करोगे। ठीक है, बेड टाइम या फिर इवनिंग टाइम की इंसुलिन डोज को आपको कम करोगे। अगर ये नहीं करते हो तो आप क्या कर दो, इंक्रीज बेड टाइम स्नैक्स। आप ठीक है, सोते टाइम आप कुछ खा लो, ताकि आपको मिडनाइट के अंदर आपको जो है हाइपोग्लाइसीमिया नहीं देखने को मिलेगा। अब जब हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा तो रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन को वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये वर्क क्यों करेंगे, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। अभी एपिनेफ्रिन और ग्लूकागोन क्या करते हैं, करते क्या है, किस प्रकार से ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएंगे, तो ये बोलेंगे लीवर को कि भैया लीवर जी, आप क्या करो, आपकी जो स्टोर ग्लूकोज है, ग्लूकोज स्टोरेशन कहाँ होता है, लीवर में। ये बोलेंगे आप अपने स्टोर ग्लूकोज को क्या करो, ब्लड में रिलीज कर दो, इन भाई साहब का जो ग्लूकोज लेवल है वो टप पड़ गया है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या करेगा, लेवल अपना स्टोर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में सिक्रेट कर देगा, और अर्ली मॉर्निंग आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। तो दोनों कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी, डाउन फिनोमिना एंड सोमोजी फिनोमिना। अब हम डिस्कस करेंगे किसको, डायबिटिक किटोएसिडोसिस को और दूसरी कंडीशन को। अच्छा, थोड़ा इंसुलिन से और एमसीक्यू बनते हैं, पहले वो देख लेते हैं अपन, और क्या क्या इंसुलिन देखने को मिलेंगे। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए, सारा अपने टॉपिक में हर लाइन में अपना एमसीक्यू बना है। ठीक है, थियरी क्लास अपने नहीं लगाई है, मैंने आपको एमसीक्यू बनाए, कहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, कहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, कहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, ऐसे बाकी डायबिटीज का टॉपिक पूरे पूरे 6 घंटे लेता है, एक दिन की आपकी कोचिंग क्लास अपनी कंप्लीट होती है। ये अपन ने कवर की है अराउंड 50 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन से क्या एमसीक्यू बनता है, मोस्ट कॉमन रूट क्या होता है, सबक्यूटेनियस। आईवी भी दे सकते हैं, आईवी किसको देते हैं मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब इसके एडमिनिस्टर करना किससे होता है, कौन सी नीडल यहाँ पे अपन यूज करते हैं, तो 26 गोज इंसुलिन सीरीन से। ये भी एमसीक्यू बना हुआ है। इसमें क्या होता है, 1 ml में कितना देखने को मिलेगा इंसुलिन,
100 इंटरनेशनल यूनिट। इंसुलिन सिरिंज अलग से आती है जिसमें 1 ml में कितना होता है, 100 इंसुलिन यूनिट आपको देखने को मिलेगी। अब एक और एमसीक्यू आपको देखने को मिलता है, अवॉइड ओरल रूट। इंसुलिन को ओरल रूट से क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टमक के पास में क्या है, HCl है, वो इसको क्या कर देगा, डिस्ट्रक्शन। इसलिए ओरल रूट से इंसुलिन का देने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, एनपीएच इंसुलिन कैसा होता है, थोड़ा क्लाउडी नेचर का होता है। एंड जो दूसरा कौन सा होता है अपना, रेगुलर, ये कैसा होता है, क्लियर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेगुलर इंसुलिन को आपको फर्स्ट लेना होता है, उसके बाद में एनपीएच को लेना होता है। ठीक है, इस प्रकार आपको इंसुलिन वाइल में से किस प्रकार लेना है तो ये भी आपको समझ आ जाएगा जब आप इनको देखोगे तो। ठीक है, अब जो बची हुई जो टॉपिक है वो अपन डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्या बच गया अपना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जो बच गया वो क्या है टॉपिक में, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलिटस। अब हमारा क्या बच गया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक रह गया। इसके बाद में दूसरा क्या रह गया, हाइपोग्लाइसीमिया। इसके बाद में क्या रह गया, HHNS, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। तो ये तीनों टॉपिक है वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इनसे मैं कुछ एमसीक्यू लेके आऊंगा, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि एक साथ में आपको पूरा डायबिटिक अगर आप एक दिन में कवर अप करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन तीनों, क्योंकि इन तीनों से भी खूब सारे एमसीक्यू बनते हैं, किस प्रकार से इनका मैनेजमेंट करते हैं, किस क्या डायबिटिक न्यूरोपैथी में किस प्रकार का मैनेजमेंट आता है, तो अपन ये सब चीज़ समझेंगे। तो आज हमने क्या समझा, डायबिटिक मेलिटस हमने पढ़ा, टाइप पढ़ लिए हमने, और ये किस प्रकार से होते हैं वो पढ़ लिया हमने। इसके बाद में इंसुलिन पढ़ा हमने, इंसुलिन की कॉम्प्लिकेशंस हमने पढ़ी, डायबिटीज के टेस्ट हमने पढ़े। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के अकॉर्डिंग डायबिटिक मेलिटस, उसको हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में इसका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होता है ना, एंड हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम अपन क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो देखिए बाकी आपको मैं वापस टेस्ट सीरीज के बारे में याद दिलाता हूँ कि हमारी टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है नोट सेट को लेके आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे, जो आपको अराउंड 150 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 120 टेस्ट तो एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में लाइव करते हैं मंडे टू फ्राइडे। बाकी जो सैटरडे संडे है वो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्री नोट सेट टेस्ट देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट टाइप टेस्ट देखने को मिलेंगे, और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, सैटरडे संडे को। तो ये कुछ अपना पैटर्न रहता है टेस्ट सीरीज का, वो भी प्राइस भी एकदम हमने अफोर्डेबल रेंज में रखी है। तो आशा करता हूँ कि आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारे एमसीक्यू आपने देखे होंगे, याद भी किए होंगे, लर्न किए होंगे, उनका रिवीजन करने के लिए आपने साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, नोट्स इसलिए ताकि रैपिड रिवीजन कर सको आप। ठीक है, ये अपना क्या हो रहा है, रैपिड रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आप सभी को, कहाँ से एमसीक्यू बनता है ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये अपना पैटर्न यही रहेगा आगे की क्लासेस के अंदर भी, क्योंकि मैंने जब स्टूडेंट से फीडबैक लिया था उन्होंने भी ऐसा ही कुछ मुझे बताया था। और कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्री एक्लेम्सिया पढ़ेंगे, एक्लेम्सिया पढ़ेंगे। ठीक है, उसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे इसके साथ में। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स के साथ में उस एक प्री एक्लेम्सिया के टॉपिक को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में और भी बेहतरीन क्लास के लिए। थैंक यू।